लगेगा टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो इस प्रोसेस को जो है हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस तीन तरीके से होता है। कैसे होता है? फर्स्ट वन इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, तो सेम कंडीशन। तो अगर बाहर का कंसंट्रेशन पानी का अधिक है एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सेल, तो बाहर से जो पानी है वो सेल के अंदर जाएगा, और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है? सेल का जो पानी का कंसंट्रेशन होता है और जो आउटसाइड वाटर का कंसंट्रेशन है, अगर दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा? देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द वाटर और देयर इज नो ऑस्मोसिस। कुछ भी वहां पे नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर है, रिक्वायरमेंट नहीं है किसी चीज की, तो वहां पे मूवमेंट नहीं होगा। इसीलिए उस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि जो सेल है वहां पे क्या होगा? सेल का जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो अधिक होगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग इट मीन्स कि जो सराउंडिंग है वो लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो वाटर का मूवमेंट है वो सेल से किधर जाएगा? आउटसाइड की तरफ ट्रांसफर होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके के मूवमेंट को और इस तरह के सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनगल्फ फुल एंड अदर मटेरियल इनसाइड द सेल। तो एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी चीज को, किसी भी फूड मटेरियल को सेल के इनसाइड लेती है। एंगल्फ करना मतलब अंदर लेना। तो उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उस झिल्ली के थ्रू वो अंदर आता है। द नेक्स्ट वन इज द सेल वॉल। द सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल बेसिकली प्लांट सेल में होते हैं और ये आउटर लेयर होता है। द सेल वॉल इज द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द सेल विच मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। और ये जो है शेप ऑफ द सेल के शेप को मेंटेन करने में मदद करता है सेल वॉल, और ये बेसिकली प्लांट्स में पाए जाते हैं। और ये बेसिकली किससे बने होते हैं? ये सेल्यूलोज से बने होते हैं, हार्ड होते हैं। Now, what is plasmolysis? Plasmolysis is the process in which contents of the cells that are away from the cell wall shrink or contract when cell loses water due to osmosis or when it is kept in the hypertonic solution. तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो सेल होता है वो या तो श्रिंक होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है व्हेन सेल लूजेस वाटर। तो उस केस में क्या होता है? वो उसके शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। तो प्लाज्मोलाइसिस का क्या मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटसाइड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो सेल जो है जब पानी रिलीज करेगा, बाहर की तरफ पानी जाएगा, तो ये क्या होगा? श्रिंक होगा और कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। नाउ द न्यूक्लियस, अगर हम बात करें सेल का, तो सेल के जो सेंटर पे होता है वो न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस जो है पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनली, एक तरह का पार्ट है, ऑर्गेनली है प्रेजेंट इन द सेल विच इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी। Now the structure of the nucleus. A nucleus is a nuclear membrane which covers it all around. तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड विच कवर्स, जिसको न्यूक्लियस को चारों तरफ से ये कवर करके रखता है। देयर आर पोर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। और वो छेद क्या करते हैं? वो सब्सटेंस को न्यूक्लियस के अंदर अलाउ करते हैं जाने के लिए या फिर वहां से निकलने के लिए, जिससे कि वो अपना रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल कर सके और सही तरीके से अपना फंक्शन को है परफॉर्म कर सके। न्यूक्लियस में और क्या होते हैं? देयर आर क्रोमोसोम्स, रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि जब भी न्यू बेबी बर्थ करता है तो वहाँ से जो भी चीज़ें जाती हैं ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, वो वहाँ न्यूक्लियस में होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर में होता है। और क्रोमोसोम दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स। क्रोमोसोम दो तरीके की चीज़ें कंटेन करते हैं। द फर्स्ट वन इज द डीएनए एंड द सेकंड वन इज प्रोटीन्स। तो डीएनए क्या है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू सेल्स,
ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सेल्स में। एंड प्रोटीन क्या है, दे हेल्प इन पैकेजिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए, और ये उसके पैकेजिंग को और डीएनए को फॉर्म करने में जो है मदद करता है, दैट इज द प्रोटीन। नेक्स्ट वन इज द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल। द क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेस itself into chromosome whenever cell is about to divide। तो जब भी क्या होता है, जब सेल डिवाइड नहीं होता है तब वो क्या है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उस समय क्रोमोसोम जो है चेंज हो जाता है क्रोमैटिन में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, और वहां से फिर सेल का डिवीजन होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cells। Now, what is prokaryotic and eukaryotic? Organism whose cells do not have a definite cell membrane or well organized nucleus is called the prokaryotes। तो वो organism जिसमें well defined cell membrane नहीं होता है और ना ही well defined nucleus होता है, तो वहाँ पे हम उस तरीके के organism को हम prokaryotes कहते हैं, cells को। eukaryotes क्या होता है, organism whose cells contain a well defined nuclear membrane are called the eukaryotic cells or eukaryotes। Now the next is the cytoplasm। साइटोप्लाज्म क्या होता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम अंदर देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर। अगर हम उसके अंदर आते हैं, सेल के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो पूरा सेल है उसमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, और उस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जिसमें मैक्सिमम ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उन ऑर्गेनेलीज को यूज करके सेल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के क्या फंक्शन हैं, इट सपोर्ट एंड सस्पेंडेड द सेल ऑर्गेनेलीज एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, उनको अपने अंदर उसी में प्रेजेंट होते हैं। द सेलुलर प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म सच एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और जो सेलुलर प्रोसेस है, जो सेल्स का फंक्शंस हैं, वो सभी चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही होता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल सच एज हार्मोन्स, और ये सब्सटेंस के मूवमेंट को अलाउ करता है, लाइक हार्मोन्स डिजोल्व सेलुलर वेस्ट, और इसमें जो भी सेलुलर वेस्ट होते हैं वो इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द सेल ऑर्गेनेलीज। In the case of eukaryotic cells, the cell contains organelles that have their own membrane apart from overall cell membrane of the cell। तो next this is the structure of animal cells and plant cells। तो यहाँ पे हम different organelles देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, यहाँ पे सेंटर पे हम न्यूक्लियस देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, वैक्यूल, लाइजोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल्स के अंदर होती हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन कि इनके क्या फंक्शन है और ये क्या काम करते हैं सेल्स में। द फर्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER से दिखाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ ER इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है, और इट इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। तो ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरे सेल्स में फैला होता है, और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम contains ribosomes that are responsible for the manufacturing of proteins in the cells। they give a rough texture to the cells। तो ये जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम कंटेन करते हैं, और जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। और क्योंकि ये राइबोसोम कंटेन करते हैं तो राइबोसोम की वजह से इनका जो टेक्सचर होता है वो रफ होता है, खुरदरा होता है। द नेक्स्ट वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल्स के अंदर फैट्स एंड लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करता है। The next one is what are the function of lipids and proteins। Proteins and lipids synthesized on ER are used in making cell membrane। The process is known as membrane biogenesis। तो ये जो प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं यहाँ पे या फैट्स बनता है, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। और प्रोटीन कैन एक्ट ऑन द एंजाइम, बोथ प्रोटीन एंड लिपिड एक्ट एज अ हार्मोन्स। और जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं दोनों हार्मोन्स के
फॉर्म में एक्ट करते हैं। द फंक्शन ऑफ ई आर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो ये जो है जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में भी लेकर आता है। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन RER, डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल इज द फंक्शन ऑफ SER। और जो भी पॉइजन निकलता है उसको डिटॉक्सिफाइंग करना, उसके इफेक्ट को कम करना, ये किसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नाउ द नेक्स्ट वन इज द गोल्गी एपरेटस। इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने किया था, गोल्गी एपरेटस का। इट कंटेन्स वेसिकल दैट आर अरेंज्ड पैरेलल इन स्टैक्स। तो इसमें वेसल्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं एंड दिस स्टैक आर कॉल्ड द सिस्टर्न। और ये जो स्टैक्स होते हैं इसको हम सिस्टर्न कहते हैं। दिस वेसिकल हैव देयर ओन मेम्ब्रेन, इनके भी अपने मेम्ब्रेन होते हैं एंड दिस मेम्ब्रेन आर समटाइम्स कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होते हैं। तो अब इनका क्या फंक्शन होता है गोल्गी एपरेटस का। गोल्गी एपरेटस कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द ER टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइक प्रोटीन है, फैट्स है, लिपिड्स है, ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो वो क्या होता है, वो गोल्गी एपरेटस के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स में ट्रांसफर होते हैं। द मटेरियल इज स्टोर्ड एंड पैक्ड इन द वेसल्स। और जो मटेरियल होते हैं वो गोल्गी एपरेटस में जो वेसल्स होते हैं उसमें स्टोर्ड किया जाता है, उनको पैक किया जाता है। और ये जो फंक्शन करते हैं उसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। नाउ व्हाट इज द लाइसोसोम, दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन वेसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सेल। तो ये जो है सेल्स को क्लीन करने का काम करते हैं। They can digest any foreign material such as food or bacteria and even the worn out the cell organelles। तो ये जो भी चीज़ें हैं, फॉरेन मटेरियल्स आते हैं या फिर फूड है, बैक्टीरिया है, तो ये सभी को क्लीन करते हैं। Now how lysosome can digest any foreign material that enters the cells? Lysosomes are capable of doing so because they have the digestive enzymes in them. These enzymes break the material and digest them। तो इनके पास एक digestive enzymes होता है और वो एंजाइम से उसको क्या करते हैं, उनको हम कहेंगे कि डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। सॉरी, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इफ द सेल ओन मटेरियल गेट डैमेज और डेड गेट्स, देयर आर चांसेस ऑफ लाइसोसोम बर्स्ट आउट एंड दस डाइजेस्टिंग इट्स ओन सेल। तो क्या होता है कि इफ द सेल ओन मटेरियल गेट डैमेज, तो सेल्स का जो अपना मटेरियल डैमेज हो जाता है और डेड हो जाता है, तो उस केस में लाइसोसोम्स जो है वो फट जाता है और अपने सेल्स को ही क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, खत्म कर देता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज व्हिच हैज इट्स ओन DNA। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं और सेल्स में न्यूक्लियस के अलावा इसके पास भी DNA होता है, इट्स ओन DNA, एंड दैट इज व्हाई ऑफन कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज। तो इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज भी कहा जाता है, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर। द सेल रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज। और सेल को जो है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जीज की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल को प्रोवाइड करता है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। तो वो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को परफॉर्म करने के लिए जो भी फंक्शन है, तो वो एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, which is the energy giving molecules of the cells that are often called the energy currency। The two membrane of mitochondria are outer membrane and inner membrane। तो जो outer membrane होता है that is the porous in nature, porous again थोड़े होल होते हैं, and inner membrane is deeply folded। So the inner membrane of mitochondria is called the cristae facilitates generation of ATP molecules as it has a larger surface area। Now next one is the plastids। Just like mitochondria, it also has a double membrane organelles and which has its own DNA and ribosome। Plastid exist in plants and cells। तो apart from nucleus, यहाँ पे cells में और दो organelles हैं जिनके पास अपना DNA होता है। फर्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड वन इज द
plastids, but plastids are present in plant cells only. Now the next one is the vacuoles. Vacuoles are the places where cells can store the liquid and solids. तो ये वो places होते हैं जहाँ पे liquids और solids को store किया जाता है. They are present in both plants and animal, but the plant vacuoles are bigger in size than the animals vacuole. तो plants के जो vacuoles होते हैं वो bigger in size होते हैं as compared to the animals vacuole. यूनिट ऑफ द बायोलॉजी और आपके टेक्स्ट बुक का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो इसको अच्छे से रीड करिएगा, 1 by 1 समझिएगा, कोशिश करिएगा. अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू.